गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्वॉन एफिडेविट। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दर्शन हीरानंदानी जो है सीईओ ऑफ हीरानंदानी ग्रुप, उन्होंने स्वॉन एफिडेविट दिया है एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा को। और उन्होंने कुछ सीरीज ऑफ एलिगेशंस लगाई हैं टीएमसी की जो एमपी हैं महुआ मोइत्रा के ऊपर और कई अदर इंडिविजुअल्स के ऊपर। तो ये केस आपको याद होगा कि एक केस है जिसमें कि ये एलिगेशंस लगाई गई हैं कि कुछ पैसे खिलाकर या फिर कुछ पेमेंट देकर जो है वो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछवाए गए हैं पार्लियामेंट में। तो उस कंट्रोवर्सी में, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि स्वॉन एफिडेविट क्या होता है। तो एक एफिडेविट तो बेसिकली आपको पता है कि एक स्वॉन स्टेटमेंट होती है जो कि एक नोटरी या फिर ऑफिसर ऑफ कोर्ट के सामने आप आउटसाइड ऑफ कोर्ट जो है वो साइन करते हो, जिसमें आप बोलते हो कि जो आप फैक्ट्स बता रहे हो वो आपकी नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल ट्रू हैं। इंडिया के जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के अंडर एफिडेविट को डिफाइन भी किया गया है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्वॉन एफिडेविट को जो है मान्यता भी दी है और कहा है कि ये एक तरह से एक ओथ या अफर्मेशन होती है जो एक पर्सन किसी अथॉरिटी के सामने जो है वो देता है। ठीक है। जनरली ये अथॉरिटी कोर्ट द्वारा द्वारा मान्य होती है, जैसे इस केस में नोटरी ऑफिसर हो सकता है। ठीक है। अब ये क्या कोई भी एफिडेविट किसी भी टाइम पर दे सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने छोटन प्रसाद सिंह के केस में ये कहा कि ओथ्स एक्ट 1969 का जो है वो कहता है एनी कोर्ट या पर्सन जो कि ऑथोराइज बाय लॉ है वो ये ओथ या फिर एफर्मेशन ले सकता है। मतलब आप जो एफिडेविट देते हो वो कोर्ट की ही किसी जो है ऑथोराइज पर्सन के सामने देते हो। और कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि सिर्फ वही मजिस्ट्रेट्स जो है वो ओथ ऑब्जर्व करवा सकते हैं या फिर मतलब ये एफिडेविट ले सकते हैं जो कि जिनको कि मान्य किया हुआ है। ठीक है। रूटीनली ये आपके लीगल प्रोसीडिंग्स या ट्रायल्स में आपने देखा होगा कई बार एफिडेविट देने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। किसी भी केस में कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर करनी हो, कोई भी आपने डिक्लेरेशन देनी हो, तो उसमें एफिडेविट दे सकते हो आप। ठीक है। अब अप्रूवर एफिडेविट क्या होता है? अप्रूवर बेसिकली वो पर्सन होता है जो कि किसी भी ऑफेंस में इन्वॉल्व है और वो ये कहता है कि मैं अप्रूवर बनने को तैयार हूँ, मैं एविडेंस देने को तैयार हूँ, अगर आप मुझे लेसर सेंटेंस या पार्डन कर दोगे तो। ठीक है। तो सेक्शन 306 जो सीआरपीसी का वो इसमें प्रोविजन देता है कि जो है किसी के भी क्राइम को पार्डन किया जा सकता है या फिर उसके क्राइम को कम किया जा सकता है अगर वो फुल और ट्रू डिस्क्लोजर दे रहा है पूरे के पूरे सर्कमस्टांसेस का जिसमें कि ऑफेंस कमिट किया गया है। कोई इसकी लीगल डेफिनेशन तो लेकिन अभी तक नहीं है अप्रूवर एफिडेविट की। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मॉन्ट्रियाक्स कन्वेंशन। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टर्किश मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करेंगे वॉरशिप्स जो पास हो रही हैं ब्लैक सी में से। ठीक है। अब ऐसा वो क्यों कर सकते हैं? उसका रीज़न है मॉन्ट्रियाक्स कन्वेंशन। ये एक एग्रीमेंट है जो डार्डनल्स स्ट्रेट और बॉस्फोरस स्ट्रेट के बीच में टर्किश स्ट्रेट्स गुजरते हैं, उसको हम ब्लैक सी स्ट्रेट्स भी कहते हैं, उसको जो है वो एक तरह से रेगुलेट करता है। ठीक है। तो टर्किश स्ट्रेट्स अकेले ऐसे मैरीटाइम पैसेज हैं जो कि ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन के बीच में पड़ते हैं। और 1936 का ये कन्वेंशन क्या कहता है कि टर्की के पास ये टर्किश स्ट्रेट्स के ऊपर सोल राइट है। ठीक है। अब अगर कभी वॉर हो जाती है तो टर्की को ये राइट दिया गया है कि वो रेगुलेट कर सकता है इन नेवल शिप वॉरशिप्स के ट्रांजिट को और ब्लॉक कर सकता है इन जो है स्ट्रेट्स को वॉरशिप्स के लिए जो कि किसी और कंट्री के लिए की होती है। ठीक है। अब जो कंट्रीज़ जैसे ब्लैक सी की कंट्रीज़ हैं, जैसे रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, ये सब तो इनको तो अलाउ करते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन जो नॉन टर्किश स्टेट्स के जो नॉन ब्लैक सी कंट्रीज़ हैं उनकी वॉरशिप्स को जो है वो अलाउ नहीं किया जाता है। मर्चेंट वेसल्स को लेकिन फ्रीडम ऑफ पैसेज है टर्किश स्टेट्स के थ्रू। ओके। जनरली रिस्ट्रिक्शन जो है वो अप्लीकेबल टू ऑल होती हैं, लेकिन वेसल्स बिलोंगिंग टू नॉन लिटोरल स्टेट्स मतलब जो ब्लैक सी की लिटोरल स्टेट्स नहीं है उनको स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस भी जो है वो लगाई जाती हैं। ठीक है। जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो गए, सबमरीन्स हो गए, वो सिर्फ लिटोरल स्टेट्स मतलब जो ब्लैक सी कंट्रीज़ हैं सिर्फ उन्हीं के ही पास हो सकती हैं बिना टर्की के परमिशन से। अब वेसल्स ऑफ वॉर जो कि नॉन लिटोरल स्टेट्स के भी हैं वो भी जो है 21 दिन से ज़्यादा ब्लैक सी में नहीं रह सकते। पैसेजेस जो हैं टर्किश स्टेट्स के वो हर बार नोटिफाई कराने पड़ते हैं टर्की को थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स बिफोर इंटेंडेड पैसेजेस। ओके। अब आर्टिकल 19 जो है ये कहता है वेसल्स ऑफ वॉर जो किसी भी बेलिजरेंट पावर के हैं, अगर वो ब्लैक सी की पावर है मतलब जैसे रशिया है या यूक्रेन है, वो अगर समझ लो कि मेडिटेरेनियन सी में डिप्लॉयड थी, लेकिन बिना वो टर्की से पूछे वापस आ सकते हैं अगर वो अपने वापस जैसे रशिया में जा रहे हैं ब्लैक सी के थ्रू। ठीक है। उस केस में ये आर्टिकल 19 वैलिड नहीं होगा, मतलब आर्टिकल 19 जो है वो में परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। वो वॉरशिप्स जो है वो अपने ओरिजिनल बेस पे रिटर्न कर सकते हैं और टर्की उसको रोक नहीं सकता। ओके।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपोर्ट बैन चल रहा है, आपको पता है, राइस के ऊपर, बासमती राइस के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने जो है वो डिसाइड किया कि वो 12 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ नॉन बासमती राइस जो है वो 11 कंट्रीज़ को जो है वो सेल करेंगे थ्रू NCEL। अब जो इंडिया का राइस एक्सपोर्ट्स है वो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में है, बासमती और नॉन बासमती। और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अभी अलाउ कर दिया है कि 11 कंट्रीज़ को ये नॉन बासमती राइस जो है वो एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब ये एक्सपोर्ट जो है वो परमिशन द्वारा ही जो है किया जा सकेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब ये नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन ने इसको सेटअप किया था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 के अंडर। एक अम्ब्रेला बॉडी है कोऑपरेटिव सेक्टर एक्सपोर्ट्स के लिए, जो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ और हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के जो है एक्सपोर्ट्स को डील करती है। इसके जो चीफ प्रमोटर हैं वो है गुजरात के कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। ओके, और सोसाइटी जो है ये फोकस करती है कि जो भी सरप्लस अवेलेबल है इंडिया के कोऑपरेटिव सेक्टर में उसको कैसे हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है NCEL का? ऑफ कोर्स इंडिया के जो इंडियन कोऑपरेटिव प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उसको अक्रॉस द ग्लोब पहुंचाने का काम करती है, प्रमोट करती है एक्सपोर्ट्स को, फाइनेंस अरेंज करने में हेल्प करती है, कैपेसिटी बिल्डिंग या ट्रेनिंग देती है, मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम को डेवलप और मेंटेन कर रखा है इसने। ठीक है, अब ये बहुत सारी जो गवर्नमेंट की भी एक्सपोर्ट रिलेटेड स्कीम्स हैं उसको भी जो है वो एंड जो है आपके प्रोड्यूसर तक, जो मतलब जो कोऑपरेटिव सेक्टर के मेंबर्स होते हैं उन तक पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ट्राइफेड। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने रिसेंटली नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ट्राइफेड के सस्पेंशन को। तो ट्राइफेड है क्या? एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर, जो कि एंगेज है डेवलपमेंट और मार्केटिंग ऑफ ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स में। 1987 में इसको बनाया गया और ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर ही जो है कोर्स रजिस्टर्ड है। इसका मेन मैंडेट है कैपेबिलिटी एनहेंस करना ट्राइबल्स की, ट्राइबल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना ट्राइबल्स के लिए, और इंश्योर करना कि उनको रिम्यूनरेटिव प्राइजेज मिल सकें। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ये सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर ट्राइबल कम्युनिटी की जो है वो इंश्योर करे, फैसिलिटेटर और सर्विस प्रोवाइडर बने ताकि ट्राइबल कम्युनिटी जो है अपनी प्रोडक्शन को अपलिफ्ट कर सके, ट्रेनिंग और एनहेंस करे आर्टिस्टिक स्किल्स उनके, ट्राइबल आर्ट और क्राफ्ट का जो है वो प्रमोट करे, टारगेट ग्रुप्स को मॉनिटर करे, इवेल्युएट करे प्रोसेसेस को और प्रोवाइड करे इनपुट मिनिस्ट्री को। ओके, इवन जो है ये ट्राइब्स इंडिया ब्रांड के थ्रू जो है वो रिटेल मार्केटिंग भी करती है ट्राइबल प्रोडक्ट्स की। और ये एक गवर्नमेंट की स्कीम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसको भी जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है। और इसके पैन इंडिया रीजनल ऑफिसेज भी हैं और चेन ऑफ ट्राइब्स इंडिया रिटेल आउटलेट्स भी हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इन्फेंटाइल हाइपोफॉस्फेटेसिया। ओके, ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक फैमिली ऑफ चिल्ड्रन डायग्नोस हुई है रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशंस डिसीज से, जिसको हम इन्फेंटाइल हाइपोफॉस्फेटेसिया कहते हैं। तो ये एक तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कि पेशेंट के बोन्स और टीथ जो है वो डीमिनरलाइज होने लगते हैं और फ्रेजाइल हो जाते हैं और वो बहुत आराम से फ्रैक्चर हो जाते हैं। ठीक है, जब बेबी पैदा होता है तब तो ऑफ कोर्स ये नहीं नोटिसेबल होती है ये डिसीज़, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो ये डिसीज़ के जो है सिम्टम्स अपेयर होने शुरू हो जाते हैं। फिर बेबी जो है वो वेट गेन कम करता है, ग्रो नहीं हो पाता है ठीक से, स्कल के जो बोन होती है वो फ्यूज़ होने लगती है और डिफॉर्म्ड हेड होने लग जाता है। सॉफ्ट और वीकेंड और डिफॉर्म्ड बोन्स होती हैं जिससे कि रिकेट्स जैसी एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ओके, और ये होता क्यों है? क्योंकि ALPL जीन के अंदर म्यूटेशंस होती हैं, उसकी वजह से ये होता है। कोई इसका क्योर भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लीनियंसी प्लस नॉर्म्स। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलीज़ की हैं ड्राफ्ट गाइडलाइंस जो कि लेसर पेनल्टी जो है वो रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस करेगी लीनियंसी प्लस प्रोग्राम के लिए। ओके, अब ये लीनियंसी प्लस नॉर्म्स क्या है? बेसिकली एक न्यू कार्टल डिटेक्टिंग टूल है जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया लेकर आया है। एक एंटी ट्रस्ट एनफोर्समेंट स्ट्रेटजी है जिसमें कि होगा क्या कि समझ लो आप किसी कार्टल के अंदर थे और आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो आपको जो है वो थोड़ी लीनियंसी मिलेगी अगर आप रिपोर्ट कर देते हो कि कोई और भी कार्टल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो कार्टल का मतलब तो आपको पता ही है कि कार्टल मतलब होता है कि आप जानबूझकर ऐसे बिजनेस स्ट्रेटजी अपनाते हो कि आप अपने कंपेटिटर के साथ मिलकर जो है वो प्राइस डिसाइड कर लेते हो कि इससे नीचे ना तुम बेचोगे ना हम बेचेंगे। ओके, जैसे कि आप ऑयल कंपनीज के कंटेक्स में कह सकते हो इसको,
या फिर आप आजकल टेलीकॉम कंपनीज़ के कंटेक्स्ट में भी कह सकते हो कि कार्टेलाइजेशन हो रही है, कि सब जो है वो एक रेट डिसाइड करके बैठे हैं, उससे नीचे कोई भी नहीं बेचेगा। तो उससे क्या होगा कि जो कंज्यूमर है उनके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। ओके, तो मार्केट में कंपटीशन खत्म होगा इससे। तो ये कार्टेल स्ट्रेटजी हेल्प करती है कि कोई भी जो है कार्टेल का मेंबर अगर बता देता है कि हाँ और भी ऐसे कार्टेल एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके ऊपर जो है वो थोड़ी लीनियंसी उनको मिलती है उसमें। तो एक तरह से रिडक्शन ऑफ पेनल्टी हो जाती है उनको, जिस कार्टेल का वो पार्ट है, जब वो पकड़े गए हैं, अगर वो ऐसे बता देते हैं तो उनको जो उनकी जो सज़ा है वो थोड़ी कम हो जाती है। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? एक स्टेचुटरी बॉडी है, कंपटीशन एक्ट के अंदर इसको बनाया गया है। प्लेइंग फील्ड प्रोड्यूसर्स के लिए जो है वो इंश्योर करती है। और कंपटीशन एक्ट जो है वो कहता है कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को रोकना है, जो है मर्जर्स और एक्विजिशन को रेगुलेट करना है। और एक तरह से क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कार्टेलाइजेशन तो वही होता है कि बिजनेसेस आपस में जो है वो प्राइसेस को हाई रखने के लिए कॉल्यूड कर रहे हैं, ताकि जो है मार्केट इकोनॉमी में एक तरह से कंपटीशन ना करना पड़े। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेबोरेटरी ऑफ एडवांस सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन, LASC जो है गुजरात में, उन्होंने LASC प्रोब स्टेशन बनाए हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंडिया में, ताकि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जा सके कई तरह के मटेरियल्स में। अब ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? स्टडी और एप्लीकेशन है लाइट एमिटिंग या लाइट डिटेक्टिंग डिवाइसेस की। ये एक फास्ट एमर्जिंग टेक्नोलॉजी फील्ड की तरह अब जो है ये एमर्ज हो रहा है। और इसमें होगा क्या कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करते हुए सोर्सिंग, डिटेक्शन और कंट्रोल ऑफ लाइट को जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो ज़्यादातर ये आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल बेस्ड ये आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जिसमें कि आप जैसे जैसे जो है नियर इंफ्रारेड या विजिबल लाइट जो है उसको और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को जो है आप स्टडी करते हो। और जनरली आप जैसे देखोगे कि ऑप्टिकल फाइबर में ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं ये, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में लाइट का इस्तेमाल करते हुए जो है आप डेटा ट्रांसफ़र होता है। ओके, सोलर सेल्स भी इसी ही जो है वो फिनोमिना पे काम करते हैं। और भी तरह के जैसे LED ट्रैफिक लाइट्स हैं, ये डिवाइसेस जनरली यूज़ करते हैं। ये डिवाइसेस जनरली इनका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन एरियाज मिलिट्री सर्विसेज, ऑटोमेटिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स, टेलीकम्युनिकेशन, मेडिकल इक्विपमेंट, इन सब में जो है वो यूज़ किया जा सकता है। इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स से इनको कंफ्यूज मत करना, ठीक ठीक है। तो जो कि एक अलग ब्रांच होती है फिजिक्स की, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल फील्ड्स और लाइट का जो है इंटरेक्शन जो है वो स्टडी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑपरेशन चक्र 2। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो CBI जो है उन्होंने ऑपरेशन चक्र 2 जो है वो लॉन्च किया है, जिससे कि साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स को जो है वो उनके ऊपर क्रैक डाउन किया जा रहा है। तो ये ऑपरेशन चक्र 2 है क्या? इसको जो है साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स जो है उसको उसके अगेंस्ट ये एक तरह से ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन के साथ पार्टनरशिप करके CBI ने इसको, और बाकी के नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ भी पार्टनरशिप करके इसको जो है लॉन्च किया है, ताकि जो है इलीगल कॉल सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल किया जा सके। CBI बाकी भी एजेंसीज जैसे FBI या साइबर क्राइम डायरेक्टरेट, इंटरपोल, NCA UK का, इन सब के साथ भी मिलकर काम कर रही है, ताकि जो है वो जितना भी ऐसा इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है साइबर क्राइम का, उससे डील किया जा सके। अब CBI तो आपको पता ही है, प्राइमरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है इंडिया की, और ये संथनम कमेटी के रिकमेंडेशंस पर 1963 में बनाई गई थी। और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर ये एक तरह से इसको बनाया गया है, लेकिन याद रखो ये स्टेचुटरी बॉडी नहीं है। इसकी जुरिस्डिक्शन जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आती है। ओके, जो कि इंटर्न PMO के अंडर ही आता है। और इसके फंक्शन इनिशियली तो ये थे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में करप्शन को इन्वेस्टिगेट करना और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में करप्शन को देखना। लेकिन धीरे धीरे इसका जो है वो जुरिस्डिक्शन कई तरह के केसेस इंक्लूडिंग इकोनॉमिक ऑफेंसेस, साइबर क्राइम्स, ऑर्गेनाइज क्राइम्स और स्पेशल क्राइम्स में भी जो है इसकी जुरिस्डिक्शन को एक्सपैंड कर दिया गया है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Swan Affidavit. This topic is important for your polity section. So Darshan Hiranandani, who is the CEO of Hiranandani Group, has given a Swan Affidavit to the Ethics Committee of Lok Sabha, and in that affidavit he has made serious allegations against TMC MP Mahua Moitra and several other individuals. So this is a political controversy regarding some bribe which has been given by certain businesses to a member of parliament for asking questions or specific questions against Adani Group in the parliament. So we do not need to go into the political controversy, but we have to see what is the Swan Affidavit. So basically a Swan Affidavit is a sworn statement which a person makes before a notary or officer of the court, outside of the court of course, saying that the
that the facts that the person is making is true to the best of his knowledge. Okay, so as per the India's General Clauses Act, an affidavit has also been defined. Supreme Court has upheld this affidavit, sworn affidavit on Chotan Prasad Singh versus Hari Dusad case, and the court has said that it should be made on oath or affirmation before a person again, who is authorized to administer that oath. Okay, so basically any person or officer who has been authorized by the court to give to take this oath or affirmation can issue these affidavits. Okay, so can anyone one make an affidavit at any time? So as per that particular case, Chotan Prasad Singh, Oaths Act of 1969, Supreme Court has said that any court or person authorized by law or by the agreement of parties can administer these oaths and affirmations. And the court has also observed that only those magistrates who are acting in the course of their duty could administer oaths and affirmations. So you all must be using these affidavits in your routine work also, in your routine legal work also. Okay, like you are, when you are registering your property or you are declaring your legal heir, then you have to give these affidavits. Then what is an approver affidavit? So basically in legal terms, an approver is a person who is directly or indirectly connected or involved or privy to an offense, and that person says that yes, I am going to provide you evidence, but in return I would be needing a lesser sentence or pardon. So section 306 of CRPC makes provisions regarding the regarding tendering pardon or for an accomplice in a crime, in the condition that he would reveal full and true information regarding the whole of circumstances of that offense within his knowledge. Okay, so there is no legal definition of an approver affidavit. Okay, so the next topic is Montreux Convention. This topic is important for your international relations. So Turkish Ministry of National Defense has recently announced that it will impose restrictions on the passage of warships belonging to countries not bordering the Black Sea within the framework of Montreux Convention. So Montreux Convention is an agreement which concerns the Dardanelles Strait and the Bosphorus Strait, also known as the Turkish Straits or the Black Sea Straits. So these Turkish straits are the only maritime passages between Black Sea and the Mediterranean Sea. So as per the 1936 Montreux Convention, Turkey has control over the Turkish Straits. In case of a war, this pact gives Turkey the right to regulate the transit of naval warships around these straits. So merchant vessels, of course, but they enjoy freedom of passage, but there are certain restrictions applicable to all. But vessels of war which belong to non-littoral states are subject to specific more restrictions. Okay, so in principle, the aircraft carriers, submarines belonging to littoral states, they can pass through the Turkish straits. Okay, because they are of course part of the Black Sea. But vessels belonging to non-littoral states, they cannot stay more than 21 days in the Black Sea. Passages through Turkish straits are notified to Turkey through diplomatic channels prior to intended passages. And as per Article 19 of the Convention, vessels of war belonging to belligerent powers, if they have become separated from their bases, they should be allowed to return. Okay, so like for example, a Russian fleet is operating in Mediterranean Sea, but if it wants to come back to its original base of Russia in Black Sea, the Turkey cannot stop it. Turkey will have to give it pass through these Turkish straits. Okay. So the next topic is National Cooperative Exports Limited. This topic is important for your economy section. So due to an export ban, the government has now decided that they will route the sale of 12 lakh metric tons of non-basmati rice to 11 countries through National Cooperative Exports Limited. So this India's rice exports have been categorized in two categories, basmati and non-basmati. But DGFT has now allowed 11 countries to have these 12.5 2 lakh metric tons of rice to be exported by NCEL. This export will be only allowed on the basis of permission from the government. And what is this NCEL? It's part of the Ministry of Cooperation, and it has been set up as a multi-state Cooperative Societies Act, and it has been set up under the Multi-State Cooperative Societies Act of 2002. It's an umbrella body for cooperative sector exports, majorly agriculture and allied activities, as well as handloom and handicraft items. Its chief promoter is the Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited, and other promoters are IFFCO, CRIBCO, NAFED or NCDC. So this society also focuses on exporting the surpluses available in the cooperative sector of India.
So, what is the significance of NCEL? It helps in increasing the demand of Indian cooperative products and services across the globe. It promotes exports through the various activities, and it also helps in arranging finance, providing technical guidance, helps in training and capacity building, develops and maintains market intelligence systems, and it also helps cooperatives in getting benefits of various export related schemes of the government and policies through the whole of government approach. Okay, so the next topic is TriFed. This topic is important for your economy section and your social issues also. So Union Tribal Affairs Ministry has recently declared null and void the suspension of the managing director of TriFed. So TriFed is a national level organization under Ministry of Tribal Affairs, and it engages in development and marketing of tribal handicrafts and natural products. So the main mandate of TriFed is capability enhancement and promotion of tribal products, creation of marketing opportunities for the tribals, and with a view to ensure remunerative prices for them. So what are the objectives of TriFed? TriFed aims to develop socio-economic welfare of the tribal community. It acts as a facilitator and service provider for the tribal community to uplift production. It provides training to enhance artistic skills of them with modern technology. It aims to increase the promotion of tribal arts and crafts. It also identifies target groups to monitor and evaluate the process and provide input to the ministry. It also operates in the retail marketing space as a brand under Tribes India. TriFed has also been entrusted by the government to implement the scheme minimum support price scheme for minor forest produce, and it also has a pan India regional office network with a chain of Tribes India retail outlets. So the next topic is infantile hypophosphatasia. This topic is important for your social issues. So recently, a family of children have been diagnosed with the rarest of rare conditions called the infantile hypophosphatasia, and this is a genetic disorder. It's a rare genetic disease actually, in which the patient's bone and teeth demineralize, which makes them fragile and prone to fractures. Generally, when the person is born, there is no noticeable abnormalities at birth, but complications start becoming apparent within the first 6 months of life. This initial problem may be baby's failure to gain weight and grow as expected, and sometimes even the skull bones fuse, which can lead to deformed head. The affected infants they have softened, weakened, and deformed bones consistent with rickets, and it is caused by mutations in the ALPL gene. Okay, there is no cure for this disease also. Okay, so the next topic is leniency plus norms. This topic is important for your economy section. So Competition Commission of India has released a draft of revised lesser penalty regulations which provide for introduction of a leniency plus program. So this leniency plus norms are basically a new cartel detecting tool which sheds light on how the competition watchdog intends to operationalize it. And this leniency plus regime was also part of Competition Commission Act of 2023, Amendment Act of 2023, and it's a proactive antitrust enforcement strategy in which leniency applications are attracted by encouraging companies who are already under investigation for one cartel so that they can report other cartels unknown to the Competition Commission of India. By this way, they can avail the benefit of reduction in penalty in the first cartel in which for which they are being investigated. Okay, like we saw the approver affidavit case above. So this leniency plus regime is already recognized in several jurisdictions like UK, US, Singapore, and Brazil. So what is Competition Commission of India? It's a statutory body under Competition Act of 2002, and it provides a level playing field to the producers. It implements provisions like prohibiting anti-competitive agreements and abuse of dominant position, regulates mergers and acquisitions so that it cannot have any adverse impact on competition within India. It composes of a quasi-judicial body, and all members are appointed by the central government. We all know what is cartelization. It is basically when a group of businesses collude with each other to keep prices high, like we see in telecom companies. Okay, they collude with each other that this should be the minimum tariff rate, and so this basically hampers competition in that sector. So the next topic is optoelectronics. This topic is important for your science and tech section. So Laboratory of Advanced Synthesis and Characterization in Gujarat has developed LAC
probe stations for universities in India and abroad for investigation of optoelectronic properties in a wide range of materials. So, optoelectronics basically is the study and application of light emitting or light detecting devices, and it is becoming a fast emerging technology field which consists of applying electronic devices to source, detect, and control light. So, it is largely based on semiconductor materials, and they exhibit energies for absorbing near infrared and visible light, and their electrical conductivity also. Okay, so we have seen the optoelectronic devices like optical fiber, telecommunication laser, blue laser, solar cells, LED traffic lights. Okay, so there are multiple applications like for this optoelectronic devices like military services, automatic access control systems, telecommunication, medical equipment, etc. But do not confuse it with electro optics, which is basically a wider branch of physics which deals with interaction of electric fields and light. So the next topic is Operation Chakra 2. This topic is important for your security section. So CBI has launched this Operation Chakra 2, which is a crackdown on transnational cyber crime, financial crime basically. And this was launched initially to target organized cyber-enabled financial crimes in India. And for this, CBI has been partnering with Microsoft and Amazon, apart from other national and international agencies, to combat and dismantle the infrastructure of illegal call centers. So CBI is working with FBI, Cybercrime Directorate of Interpol, and National Crime Agency of UK, Singapore, and Germany to notify further leads. What is CBI? We all know that it's the premier investigative agency of India, and it was established in 1963 by Government of India on the recommendations of Santhanam Committee. So it derives its power from the Delhi Special Police Establishment Act. But remember that this is not a statutory body. Its jurisdiction, or it is under the jurisdiction of Ministry of Personnel, which is itself under the jurisdiction of Prime Minister's office. Initially, it was set up to investigate corruption in government departments and public sector undertakings, but over the years, its jurisdiction has been expanded to cover a wide range of cases like economic offenses, cyber crimes, organized crimes, and other special crimes. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.